यहाँ तक हमने किया। तो उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि जनाब ये की क्या सो इंटर इंडस्ट्री ट्रेड वाइल इंटर इंडस्ट्री ट्रेड, ठीक है ना। इंटर इंडस्ट्री ट्रेड मीन्स ट्रेड इन HO model, Hexagonal theory, या based on comparative advantage among the nation. Intra industry trade is based on product efficiency, economies of scale, ये बताया जा सका है। अच्छा जी, विद इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, अब थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक बता दूं मैं आपको। प्री ट्रेड relative commodity prices may no longer accurately predict the pattern of trade। पैटर्न ऑफ ट्रेड को जो है एक्यूरेटली हम इसके ऊपर नहीं कर सकते, मतलब ये बिल्कुल है इसके ऊपर, इसमें कोई बहस करने की जरूरत ही नहीं है। While the HM model predicts that trade will lower the returns of the nation's scarce factor with intra-industry trade and it's possible for all factors। तो मतलब ये है कि जो अगर आप अ, अ, जिसको ये जो लिखा हुआ है द थर्ड पॉइंट्स के द ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ HM मॉडल, वो क्या होता है कि a country will produce and export in which they have comparative advantage। it means कि जनाब दूसरे मुल्क में जाके क्या हो जाएगा, उसकी प्राइस लो हो जाएगी, ठीक है। इंपोर्टिंग कंट्री के अंदर भी लो होगी, अगर इंपोर्टिंग कंट्री खुद बना रहा होता तो ज़्यादा उसकी प्राइस हाई होती, लेकिन अब उसने इंपोर्ट उसकी बंद कर दी है, तो इसकी वजह से जो उस मुल्क में प्री ट्रेड जो प्राइस थी उससे प्राइस नीचे आ जाएगी। लेकिन इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड के मुतालिक आप ये नहीं कह सकते उसमें कि जनाब इसकी प्राइस नीचे आएगी या इसकी प्राइस नीचे नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे होते हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर आ भी रही है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक मिसाल दूँ उसके ऊपर कि पाकिस्तान के जो निटेड गारमेंट है, वो जाहिर है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी करता है, लेकिन पाकिस्तान साथ साथ इम्पोर्ट भी जो है वो कर रहा होता है। तो उसमें वो चीज़ें इंपोर्टेड महंगी भी होती हैं और इंपोर्टेड चीज़ें पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ती भी होती हैं। तो उसमें आप कोई जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिर्फ ये हो कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट होगी, जो लोकल प्रोडक्ट होगी, वो लाजमी तौर पर इम्पोर्ट से सस्ती होगी, तो ये कंपैरेटिव एडवांटेज में तो हो सकता है। लेकिन इसमें जो है क्या कहते हैं वो इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड में इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, intra-industry trade is related to sharp increase in international trade in the parts and components of the product। एक्चुअली इंट्रा ट्रेड होती सिर्फ इस वजह से कि ये पार्ट्स और कंपोनेंट जो होते हैं किसी एक प्रोडक्ट के, उसमें दुनिया में वैसे सबसे ज़्यादा अगर ट्रेड होती है तो वो फिनिश प्रोडक्ट की नहीं होती है, फिनिश प्रोडक्ट की बहरहाल होती है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो इम्पोर्ट जो है वो टोटल वो 17 ट्रिलियन के ऊपर है। 17 ट्रिलियन के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसका जो क्या कहते हैं, अगर हम उसको ब्रॉड कैटेगरी में करें कि जनाब ये फिनिश प्रोडक्ट है, इट मीन्स फिनिश प्रोडक्ट मतलब ये कि जैसे आप जीन्स की पैंट खरीदने जाते हैं तो जाहिर बात है कि ये फिनिश प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप सिर्फ फैब्रिक खरीदने जाते हैं तो दिस इज नॉट फिनिश प्रोडक्ट, इट हैज़ टू बी वैल्यू एडेड, और फिर उसके बाद वो चीज़ कन्वर्ट होगी। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो ये पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स जिसको हम कहते हैं, फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन ट्रेड होती, बल्कि पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स की होती है, ठीक है। और यही इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी, जैसे मैंने बताया एक एग्जांपल दी थी कि ये पॉसिबिलिटी है, जो हमारा जो अभी हमने जर्मनी और यूके का देखा कि जो उनका जो ज्वेलरी का सेक्टर है उसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तकरीबन बराबर है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो इंपोर्ट रही हो वो थोड़ी सी वो रॉ प्रोडक्ट की हुई हो, बिल्कुल जैसे कि रॉ जेम्स आपने लिया और फिर जो है उसको कन्वर्ट करके दोबारा जो है आपने उसको पे किया। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया था पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स से कि जनाब के दीज आर रॉ मटेरियल। यस, दीज आर रॉ मटेरियल बट नॉट नेसेसरली रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक तो बिल्कुल रॉ होता है, ठीक है ना, जो कि आपने जाहिर है कि ज़मीन से कुछ एक्सट्रैक्ट किया या कुछ और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जाहिर बात है कि आपको उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल कहलाता है। किस तरह से कि जैसे मैं ये कहूँ कि जनाब के कॉटन ये बिल्कुल रॉ है, कॉटन से आपने फैब्रिक बनाया, चले कॉटन के बाद यार्न बनाया, तो यार्न है ये भी रॉ मटेरियल है, लेकिन ये एक मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल है। फिर यार्न से आपने फैब्रिक बनाया, फैब्रिक आपने बना लिया, लेकिन ज़ाहिर बात है फैब्रिक तो आप सिर्फ नहीं लपेटेंगे अपने जिस्म के ऊपर, तो एक तरह से ये भी रॉ मटेरियल है, लेकिन ये मैन्युफैक्चर्ड रॉ मटेरियल है। फिर उसके बाद जब वो एक एक पूरा एक जो है आपका अपैरल है या जो भी आपका गारमेंट जब मैन्युफैक्चर होता है, वो फिर एक फिनिश प्रोडक्ट होती है। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड अराइजेस मोर बिटवीन नेशंस विद सिमिलर टेस्ट एंड इनकम लेवल्स। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, पाकिस्तान और जर्मनी का इनकम लेवल कैसा है, सेम नहीं है।
लेकिन यूके और जर्मनी का तो तकरीबन सेम लेवल का, तो इस वजह से वहां पर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, जो कि हमने कैलकुलेट करेगा। while most of the trade between developed and developing countries is inter-industry trade. Inter-industry trade means based on the uh, comparative advantage. इसी तरह से increased proportion of the trade among industrial countries are intra-industry trade, जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर कि intra-industry trade. Okay. Measuring intra-industry trade, this is global Lloyd index जो कि हमने पहले भी इसके ऊपर देखा था. This is the formula of this case study US intra-industry trade in automotive products. या आप किसी एक मुल्क का जो है वो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि जैसे हम पाकिस्तान का देखना चाहते हैं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान इंपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, राइट. तो ये है, लेकिन ये कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड या इंटर इंडस्ट्री ट्रेड होता बहरहाल क्या कहते हैं कि जो जब हम एनालिसिस करते हैं, इट्स यूजुअली बिटवीन द टू कंट्रीज, कि जनाब के पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है और अपने जैसे डेवलपिंग कंट्रीज से अगर कोई चीज़ ख़रीद रहा है तो वो उसी तरह की ही होगी, सेम वैरायटीज़ की होगी, बस प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड होगा उसके ऊपर, ठीक है. तो ये आपके बुक के अंदर जो कुछ केस स्टडीज़ दिए हुए हैं 6.1, 6.2 एंड 6.3, तो ये है 6.1 जो है वो एक ओवरऑल का दिया हुआ है, 6.2 जो है केस स्टडी, ये आप लोग उसको ज़रा देख लीजिएगा इंट्रा इंडस्ट्री के बारे में, ताकि वो थोड़ा सा पता लगता है, राइट. फॉर्मल मॉडल ऑफ इंट्रा इंडस्ट्री एंड अदर वर्जन, ये थोड़ा सा हमने इसको स्किप, जो मैंने बताया था कि जो करना था वो कर दिया था इसके ऊपर. अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा एक एनालिसिस इसको देख रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड ही होती है इसके ऊपर. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कि एक तरफ अगर हमने प्राइस ली है और एक तरफ क्वांटिटी ली है इसके ऊपर, तो अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें इसके अंदर कि जब आपने मोनोपोली मार्केट का एनालिसिस पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उसमें क्या था कि एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो डिमांड कर्व होता है, और इसका बिल्कुल हाफ जो होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू कहला रहा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू का, ठीक है. और जो किसी भी फर्म का जो क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू कट्स मार्जिनल कॉस्ट, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिमांड के ऊपर जो क्या कहते हैं एवरेज रेवेन्यू जो आ रहा होता है, वही प्राइस जो है वो रखी जाती है, ठीक है. अगर ये कॉस्ट का एवरेज कॉस्ट का इससे नीचे है तो जाहिर बात है इसका मतलब है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर इससे ऊपर है, कॉस्ट रेवेन्यू से ऊपर है, तो लाजमी तौर पर उसको जो है क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है इसमें. तो ये जो अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या है कि जनाब कि ये एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, और ये क्या है एक डिक्रीजिंग कॉस्ट के ऊपर है, कि जिस जिस तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात कर रहे होते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे क्या होता है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन उसका एवरेज कॉस्ट जो है वो कम होती चली जा रही है, ठीक है. तो वो इसी पे, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट सिंपल जिस तरह से आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ पॉइंट ई पे कट कर रहा है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा $4, ये जाहिर है कि इसका ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. ये अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का थोड़ा सा रिकॉल कर. इसमें दूसरा एनालिसिस जो है वो यही है इसके ऊपर कि ये प्राइस के साथ कि जनाब जिस तरह से प्राइस कम होती चली जाएगी, नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी और कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, डिमांड और सप्लाई के ऊपर है. तो जहाँ पर रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू किसी भी फर्म को सबसे ज़्यादा हो रहा था, अमूमन वही प्राइस जो है वो कंसिडर की जाती है, स्पेशली जब वो कि उसका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट जो है उसकी एवरेज रेवेन्यू से कम होनी चाहिए, ठीक है. अच्छा, ये इसको आप रहने भी नहीं, इसको ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है. एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ये आपका ग्लोबल लॉयड इंडेक्स था, ठीक है. तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो या जो हमने देखा वो क्या चीज़ थी, आपके पास there were two basis for trade. One is inter-industry, which is based on comparative advantage, and other is intra-industry trade, which is based on differentiated products. एक चीज और भी होती है जिसको हम कहते हैं, वो थर्ड क्या है, प्रोडक्ट साइकिल मॉडल, ठीक है. प्रोडक्ट साइकिल के बारे में आप लोगों ने अगर कोई मैनेजमेंट का अगर आपके पास कोई जो मार्केटिंग का अगर कोई है तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में. ये प्रोडक्ट साइकिल यूजुअली जो 4 से 5 फेजेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट जब नई लॉन्च होती है,
ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड सिनेरियो में जाहिर बात है उसको हम थोड़ा सा डिपेंड कर रहे होते हैं कि मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाऊँ, ये जो हमने बनाया हुआ ये, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ, इससे पहले ये था, ये वर्नन का मॉडल था जिसमें कहा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अभी हम आ जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कि जनाब कोई नई प्रोडक्ट जब बन रही होती है, बिल्कुल नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही होती है, ठीक है, तो जाहिर बात इससे पहले कोई होता है इसके ऊपर कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई होती है। एक फर्म है जो रिसर्च करती है, खर्चा करती है सबसे ज़्यादा। तो पहले स्टेज के अंदर तो जनाब वो क्या करती है कि वो सिर्फ जिस मुल्क में बनी है उसी मुल्क में जो है क्या कहते हैं प्रोड्यूस होती है और उसी मुल्क में कंज्यूम भी होती है। पहले स्टेज के अंदर ट्रेड नहीं हो रही होती है, ठीक है, वो सिर्फ जिस मुल्क में बनी है वहीं पर ही ट्रेड हो रही होती है। सेकंड स्टेज उसका ये आता है जब वो कहते हैं कि नहीं जनाब इसको जो है क्या कहते हैं हम एक्सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के जैसे कि नोकिया फ़ोन सबसे पहले जो बना था, उसको का नाम याद नहीं आ रहा, स्वीडन है या शायद डेनमार्क है, वहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हुआ था, तो पहले तो वहीं पर ही यूज़ हुआ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है बनेगा यहीं उसी मुल्क में, स्वीडन में या जहाँ पर भी है, लेकिन हम उसको दूसरे मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करेंगे ताकि वो उसको यूज़ करें। और जाहिर बात है कि वो शुरू शुरू में हाइयर उसकी प्राइस होती है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो मेच्योरिटी, प्री मेच्योर पीरियड होता है उसके। फिर थर्ड स्टेज उस वक्त आता है कि नहीं जनाब उसके अंदर मजीद कुछ फीडबैक आते हैं कंज्यूमर के, तो जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है, बेहतर किया जाता है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये दूसरे स्टेज में जब एक्सपोर्ट होता है तो जाहिर बात है जिस मुल्कों में प्रोड्यूस नहीं हो रहा वहां पर इंपोर्ट होता है। जब उसके प्रोडक्ट को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, जब थर्ड स्टेज आ रहा होता है, तो थर्ड स्टेज के अंदर ये होता है कि जनाब फिर वो थोड़ा सा प्रोडक्शन दूसरे मुल्कों की तरफ भी शिफ्ट करते हैं, क्योंकि अब ये एक जनरलाइज प्रोडक्ट होती जा रही है। तो इट मीन्स क्या वहाँ पर कोशिश की जाएगी कि नहीं जनाब कि हम जो चीज़ जहाँ सस्ती बन सकती है उसको वहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जाए। जैसे हमने देखा था कि आउटसोर्सिंग भी हो सकती है और ऑफशोरिंग भी हो सकती है। जब ये चीज़ होगी तो लाजमी तौर पर इम्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट भी हो रही है, लेकिन ये है कि ये पहले पूरा का पूरा इम्पोर्ट, और यहाँ से इसके थर्ड स्टेज से वो दूसरे मुल्कों में ये आपका मैन्युफैक्चर भी होना चाहिए। चौथा स्टेज उस वक्त आता है कि जब यहाँ पर जिस मुल्क में ये चीज़ बनी नहीं थी, मैन्युफैक्चर मतलब सॉरी इनोवेट नहीं हुई थी, वहाँ का ब्रेक ही बना जाता है। अब उसके अंदर नए फीचर्स आना शुरू हो जाते हैं, वो इनोवेशन शुरू हो जाती है। उस थर्ड स्टेज के बाद जिस मुल्क में सबसे पहले बनी थी, एक्सपोर्ट हो रही थी, वहाँ से ये चीज़ कम होना शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन उसकी डिक्लाइन होती है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर दूसरे मुल्क जो है वो उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन भी हो रही होती है दूसरे मुल्कों में और कंजम्पशन भी हो रही होती है। जैसे इसकी एग्जांपल है मोबाइल फोन्स की, जो कि एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि पहले किसी मुल्क में बना, वहीं पर ही प्रोड्यूस हुआ, वहीं पर ही कंज्यूम हुआ, फिर उसके बाद दूसरे स्टेज में प्रोडक्शन वहीं हो रही थी लेकिन कंजम्पशन, लेकिन ये एक्सपोर्ट होकर दूसरे मुल्कों में जा रहा होता है, इम्पोर्ट हो रहा होता है, वो लोग यूज करते हैं। लेकिन फिर थर्ड स्टेज के ऊपर क्या होता है कि अब ये जनरलाइज प्रोडक्ट हो जाती है, कि जिसके अंदर ये कोशिश करते हैं कि नहीं जनाब के कुछ कंपोनेंट्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हम बाहर बनाना शुरू कर दें। फिर उसके बाद ये होता है कि थर्ड स्टेज के बाद ये बिल्कुल जो है क्या कहते हैं एक, जिसको हम क्या कहते हैं मेच्योरिटी पीरियड आ जाता है या सेचुरेशन पीरियड आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग वाले के पास, और यहाँ से इसका ब्रेक इवन शुरू हो जाता है। जो जो पहले इंपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, अब वो पूरा का पूरा उसको जो है क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर भी कर रहे होते हैं और एक्सपोर्ट भी जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये इसको इनोवेटिंग कंट्री जहाँ से शुरू हुआ था, और इमिटेटिंग कंट्री, जाहिर बात इमिटेट किया, पहले तो वो कंज्यूमर था लेकिन इमिटेट करना जाहिर बात है कि वो दूसरे मुल्कों में उसने जो है क्या कहते हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और उसको बनाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में कोई चीज़ जो होती है वो जाहिर है कि जब ज़्यादातर चीज़ें डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बन रही होती है, इनोवेशन जो है वहाँ से आ रही होती है आजकल तक है, ये ज़रूरी नहीं कि वहीं हो सिर्फ, लेकिन अमूमन जो है वो इसी तरह से हो रहा होता है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्ट करती हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और इसकी वजह से वो चीज़ें बन रही होती हैं। हम सिर्फ उसकी बात करें जो बिल्कुल एक टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं, जो हाई टेक चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर बनना शुरू होती हैं। तो ये वाला होता है, सॉरी मैं क्या कहने जा रहा जी। तो जो दूसरा मुल्क उसको करता है वो इमिटेटिंग कंट्री कहला रहा था। उसमें क्या होता है शुरू में जो है वो टेक्नोलॉजी होती है, लेकिन बाद में जब वो जेनरिक किस तरह से हो जाती है कि जनाब कि वो ग्रेजुअली वो कैपिटल इंटेंसिव से वो इसमें शिफ्ट हो जाती है, वो लेबर इंटेंसिव। कुछ इस तरह से कि पहले जो इसमें लेबर यूज हो रही होती है वो
बहुत ज़्यादा ट्रेंड और जिसको हम कहते हैं ना कि स्किल्ड लेबर यूज हो रही होती है। लेकिन जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है दूसरे मुल्कों के अंदर, तो फिर वहां पर होता है कि टेक्नोलॉजी के साथ अब जो है ना सिर्फ स्किल्ड लेबर नहीं बल्कि अनस्किल्ड लेबर भी उसके अंदर ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। तो उस अनस्किल्ड लेबर का नंबर क्योंकि बढ़ता चला जाता है, तो दैट्स वाई इट इज वी कॉल्ड इट कि जनाब की ये थोड़ी सी कन्वर्जन हुई है उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल बेस से लेबर इंटेंसिव की तरफ चीजें जो है वो जा रही होती है। असल में जो ट्रेंड मैन पावर होती है जिसके अंदर यूज होता है वो भी उसको कैपिटल ही कहा जाता है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, वो है कैपिटल की एक किस्म। और सिर्फ लेबर का मतलब ये होता है कि सेमी स्किल्ड या बिल्कुल नॉन स्किल्ड जो लेबर होती है वो कहला रही होती है कि जनाब कि ये जो है प्योर लेबर उसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और एक जो मैंने बताया था जो 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 फोर्थ बेसिस हो सकती है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड। ये इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से क्या मतलब, जाहिर बात है ट्रांसपोर्टेशन की एक बड़ी कॉस्ट होती है, तो वो किस तरह से होगी। इसी वजह से कहा जाता है कि जो आपकी जो रीजनल ट्रेड है, जो आपके मुल्क जो आपके बॉर्डर के ज़्यादा करीब है, क्योंकि वहाँ पर अगर आप चीज़ें मंगाएंगे उससे तो उससे जाहिर है कि वो कॉस्ट कम आएगी। लेकिन अगर ज़रा ज़्यादा दूर से मंगाएंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी शामिल हो जाएगी, तो वो चीज़ महंगी होती जाएगी। कि जैसे हम ये कहें कि चाइना से जो हम एक चीज़ मंगवा रहे हैं वो महंगी होगी, या अगर हम जो है क्या कहते हैं वहाँ से मंगवा रहे हैं अमेरिका से मंगवा रहे हैं वो महंगी पड़ेगी। तो जाहिर बात है जो अमेरिका बहुत दूर है और उसमें जो जहाज़ यहाँ पर अगर नहर सुएज से भी होकर गुजरता है तो इट टेक्स 45 डेज, जो 40 to 45 डेज। चाइना से जो चीज़ आती है अगर वो बाय सी भी आ रही है तो थ्रू सी भी आ रही तो फिर वो क्योंकि बिल्कुल इंडोनेशिया मलेशिया से घूम के आती है तो इट कॉस्ट 25 डेज अराउंड। तो जाहिर है तो इसका मतलब ये है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी। अगर दोनों जगह पर जो है प्रोडक्ट की एक्स फैक्ट्री प्राइस जो फैक्ट्री के ऊपर बन रही है अगर वो सेम है, तो लाजमी तौर पर चाइना से अगर हम चीज़ लेंगे तो वो चीज़ सस्ती बनेगी। तो कभी कभी जो है या बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है ये एक मैटर करती है। इसी वजह से जो मुल्क हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। जैसे चाइना का पूरा एक सी पैक का एक जो आपने सुना होगा कि ये भी वही चीज़ है कि नहीं जनाब, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद चाइना, कि जहाँ पर उसको सबसे हुआ कि जनाब के रोड बिल्ड इनिशिएटिव, कि वो पाकिस्तान उस समंदर उसके पास भी है, लेकिन वो क्योंकि अगर वो कुछ ट्रेड अपनी करना चाह रहा है अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ तो उसको जो है बहुत लंबा रास्ता पड़ता है। तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो जनाब पाकिस्तान की सरहद से जो है वो यहाँ पर आए तो उसको कम रास्ता पड़ेगा, तो वो फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी। तो इस वजह से वो इसको जो है वो क्या कहते हैं इस इनिशिएटिव को लेके दूसरे मुल्कों के साथ वो एग्रीमेंट्स वगैरह कर रहा है, ठीक है। पूरा यूरोप जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है रेल के थ्रू और रोड नेटवर्क के थ्रू। इसी तरह से बहुत ज़्यादा तो नहीं बट टू सम एक्सटेंट जो अफ्रीका का साउथ का इलाका है जो कि लैंड लैंड ऑफ कंट्री है उनके साथ जो है वो रेल के थ्रू और रोड के थ्रू जो है एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। तो बहरहाल ये भी एक इसके अंदर एक है कि ये भी एक बेसिस होती है ट्रेड की। लेकिन ये याद रखिएगा कि बेसिस ट्रेड की सबसे ज़्यादा जो है वो है वही जो शुरू की दो हमने बताई थी, ठीक है ना। इंट्रा ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जिसको हम इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड कह रहे हैं, या फिर ये एक जो आपका है कंपैरेटिव एडवांटेज। बाकी ये भी बिल्कुल है जो इसके पहले मैंने थर्ड बताया था जिसको लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस बताया गया था, और चौथा जो है ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस इस वजह से भी है कि जब वो कोई जेनरिक प्रोडक्ट होने जा रही होती है तो फिर वो क्या करते हैं, जो वो मुल्क जहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज से पहले वो चीज़ वहाँ बन रही होती है तो फिर वो डेवलपिंग कंट्रीज में बनना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से जैसे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पहले यूरोप में और अमेरिका में बना करते थे, लेकिन पहले वो शिफ्ट हुए चाइना में इधर उधर। अब ये जाहिर है कि बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी इसकी असेंबलिंग हो रही है, यहाँ पर भी बन रहे हैं, मलेशिया में बन रहे हैं और बाकी मुल्कों में बन रहे हैं। मतलब ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज से वो कहाँ पर आ गया, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जो है वो आ गया। तो वो भी एक बेसिस है ट्रेड का। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, yes it is one of the basic but it is not the basic, it's not the only basis जिसको हम कह सकते हैं।
फिर उसके अलावा इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड भी हैं। ये इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड तो ये हैं कि जो गवर्नमेंट ने लोगों पर मुकर्रर किए हुए होते हैं कि जनाब कुछ जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड भी, और उसके अलावा टेक्निकल स्टैंडर्ड भी फॉलो करने पड़ेंगे। अदरवाइज जो है क्या कहते हैं वो नहीं। लेकिन ये कि सारे के सारे अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि जनाब ये होती है, लेकिन हमारा जो एनालिसिस सबसे ज़्यादा होगा इस पे नहीं होगा, बल्कि किसी दूसरी चीज़ पे होगा। ओके राइट, मेरा ख्याल है कि ये आज के लिए इतना काफ़ी है। तो एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके।